दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों देखते हैं कि हिंदी में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे जिसका उत्तर आप सभी से गलत हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, गलतियों को सुधारा जा सकता है। बहुत ध्यान से हमें पढ़ना और चीज़ों को समझना है। ठीक है, बहुत कठिन कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, बस आपको अच्छे से ध्यान देना है। जैसे ही आप अच्छे से ध्यान देना शुरू कर देंगे चीज़ें आपको अपने आप याद होने लगेंगी। ठीक है, लिखा दोस्तों कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलीन में, कलीत किल करते। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, आप बार बार देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे क क क क क क क तो जहां पर एक ही वर्ड की आवृत्ति, जी हाँ दोस्तों, जहां पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है। हम लोगों ने यह प्रश्न कई बार पढ़ा, मतलब कईयों बार पढ़ा दोस्तों ये सवाल, तो घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखेगा यहां पर कौन सा अलंकार आ जाएगा, यहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार दोस्तों यहां पर निकल कर आएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से शब्दालंकार कौन सा है। निम्नलिखित में से शब्दालंकार दोस्तों कौन सा है ये आपको बताना। ठीक है, निम्नलिखित में से शब्दालंकार कौन सा, बहुत आसान है, कठिन कुछ भी नहीं है। शब्दालंकार कौन सा है। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा है दो प्रकार के अलंकार होते हैं दोस्तों, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है शब्दालंकार, और एक होता है दोस्तों अर्थालंकार। क्या होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये दो प्रकार के अलंकार होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात आता है कि कौन शब्दालंकार होता है और कौन अर्थालंकार होता है। ठीक है, तो आप जो पढ़ते हो दोस्तों, जैसे आप पढ़ते हो अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार आप पढ़ते हो दोस्तों एकदम लाइन से, आप पढ़ते हो यमक अलंकार, जो आप ये सब अलंकार पढ़ते हो दोस्तों ना, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जो आप ये सब अलंकार पढ़ते हो ये क्या कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा ये सब कहलाता है शब्दालंकार। ठीक है, और इसी के विपरीत अगर आप अर्थालंकार की तरफ आएंगे तो याद रखिएगा रूपक अलंकार, रूपक अलंकार आपका, इसके अलावा उल्लेख अलंकार हो गया। ठीक है, प्रतीप अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। ठीक है, ये सभी अलंकार याद रखिएगा कौन से अलंकार कहलाते हैं, ये सभी अलंकार क्या कहे जाते हैं, इनको अर्थालंकार के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर जो आपका सही उत्तर बनेगा वो फिर से आ जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा सोरठा, ध्यान से पढ़िए और बताइए यहां पर उत्तर क्या है। लिख रहा है सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, कठिन नहीं दोस्तों, आसान है। ठीक है, कितनी मात्राएं, मैंने अभी कल बताया था दोस्तों कि पहले और तीसरे पद में ऐसे मत लिखिए, बल्कि आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, पहले और तीसरे पद में 11 13 11। ठीक है, सॉरी 13 11 13 11। ठीक है, ये कहां पर होता है दोस्तों, आपने पढ़ा था ये दोहा में होता है। क्या होता है, दोहा में। और आपने भी पढ़ा था इसी का ठीक उल्टा हो जाइए तो 11 13 11 13। दोस्तों ये कहां पर होता है, आपने पढ़ा था कि दोहे का उल्टा क्या होता है दोस्तों, दोहे का उल्टा होता है सोरठा। और यहां पर आपसे पूछा है कि सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो पहले चरण में आपको यहां पे कितनी मात्रा दिख रही है, पहला चरण, और तीसरे चरण में क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा 11 11 मात्राएं होती। इस प्रकार यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने एकदम इत्मीनान से आपको बता दिया, आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए और तब आप समझ लीजिए, क्योंकि ये चीजें होती है। तो हमेशा याद रखिएगा दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। ठीक है, और दोहा में पहले 13 मात्रा होती, बाद में 11 होता है। सोरठा में पहले 11 होता है, बाद में 13 होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़ते हैं। कह छंद का नाम बताओ। यहां पर क्या करना दोस्तों, सिर्फ आपको छंद का नाम बताना। लिख रहा है नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा यहां पर कौन सा छंद है, कौन सा छंद है ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया था हरिगीत का छंद वहां होता है जिसको आप गा सकते हैं, यहां गाने वाली बात नहीं है। मैंने बताया था श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, एग्जाम्पल दिया था आपको, वहां पे हरिगीतिका छंद था, यहां पे हरिगीतिका छंद बिल्कुल नहीं है। बात आता अगर हरिगीतिका नहीं दोस्तों तो गीतिका नाम की चीज नहीं। ठीक है, अब हरिगीतिका नहीं दोस्तों तो यहां पर कौन सा छंद निकल कर आएगा, याद रखेगा यहां पर हो जाता है, यहां पर यति देखा जाता है, मात्रा देखा जाता है। ठीक है,
और याद रखिए दोस्तों, यहां पर छंदी कौन सा निकल कर आएगा, यहां पर आएगा रोला छंद। ठीक है, अब देखिए बात आती है कि सर इसको कैसे पढ़ाया जाए। मैं अभी 2 मिनट के अंदर आपको छंद तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन हाँ ये जरूर कर सकता हूं कि अगर आपको हिंदी में कहीं पर कमजोर हैं तो आप आइए स्टडी 91 के वीडियो चाहे यूट्यूब पर देखिए, और अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप स्टडी 91 का इंडिविजुअल हिंदी का बैच देखिए, वहां पर ये सभी चीजें विस्तार से मैंने बताया। यहां पर कम समय में इन सभी चीजों को बता पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, खास करके छंद, क्योंकि ये एक बड़ा चैप्टर है, बड़ी टॉपिक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहां पर रोला जो है दोस्तों ये आपका आ जाएगा फिलहाल के लिए उत्तर। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा है देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी कै करुणा निधि रोए। मतलब जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र से मिलने गए तो उनकी दीन दशा देख करके भगवान श्री कृष्ण के आंखों में आंसू आ गया। वही लिख रहा है कि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। ठीक है, करुणा निधि यानी भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर कौन सा रस आ जाएगा दोस्तों, यहां पर आ जाएगा करुण रस। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, करुण रस आपका उत्तर हो जाएगा। करा दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज क्या कहूं आज जो कहा नहीं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, कहा या नहीं कही। ठीक है, यहां पर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए दुख की बात कर रहा है। ठीक है, दुख की बात कर रहा है, दुख ही जीवन की कथा रही, तो जाहिर सी बात है श्रृंगार अद्भुत विभत्स होगा नहीं, यहां पर होगा करुण, क्योंकि रोने वाली बातें हैं। श्रृंगार में क्या होता है, नायक नायिकाओं का मिलन होता है, अद्भुत रस में आश्चर्य की बातें होती है, और विभत्स में जुगुप्सा की बातें होती है। विभत्स यानी जहां घृणा की भावना उत्पन्न हो जाए। ठीक है, इसको पहचानने का तरीका क्या है, यहां पर नायक नायिका की बातें होंगी। ठीक है, नायक नायिका की बातें होंगी, या तो मिलन होगा, या तो मिलन की बातें होंगी, या तो विरह वेदना प्रस्तुत किया जाएगा। ये दो इसके प्रकार हो सकते हैं। अद्भुत में दोस्तों यहां आश्चर्य की बात होगी। ठीक है, आश्चर्य की बात होगी। ठीक है, और विभत्स का स्थायी, विभत्स के लिए क्या होता है, जुगुप्सा, और जुगुप्सा का तात्पर्य किससे दोस्तों, घृणा से। किससे है, घृणा से है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, करुण रस। ठीक है, देखिए जो बताने लायक है वो मैं बता देता हूं, और जहां पर बहुत ज्यादा बताने लायक नहीं होता है वहां पर मैं कैसे बता सकता हूं। ठीक है, तो इसको देखिएगा, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए, करा एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, या आप तीता दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल में दे दिया, इसका अर्थ क्या दोस्तों आपको बताना है। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, लिख रहा है बुरे का और बुरे से संग होना, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा। ठीक है, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, बुरे का अच्छे से संग होना। दोस्तों यहां पर जितने भी ऑप्शन लिख रहे हैं दोस्तों, ये सभी के सभी ऑप्शन क्या कर रहा है दोस्तों, एकदम एक जैसा महसूस हो रहा है। लेकिन आप समझिए, जब कहता है एक दूजा दूसरा नीम चढ़ा, ठीक है, याद रखेगा, एक तो करेला दूसरा दूजा नीम चढ़ा, तो याद रखे दोस्तों यहां पर बुरे का बुरे से संग होना, याद रखेगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर किया था ऑप्शन नंबर 2 कि एक बुरा तो दूसरा उससे बुरा। आपको लगा एक करेला है, आपने क्या सोचा, एक करेला है, और ये तो करेला आपका वैसे भी जो है कैसा होता है, कसैला होता है, और दूसरा नीम वो उससे भी ज्यादा कसैला होता है। शायद कुछ ऐसा खोपड़ी उपड़ी लगा करके औंधी खोपड़ी लगा दी आपने। क्या लगाया, आपने लगाया औंधी खोपड़ी। क्या लगाया, औंधी खोपड़ी। आपको पता है औंधी खोपड़ी को क्या कहा जाता है, आप जानते होंगे, मैंने पढ़ाया, मैं बताना नहीं चाहता। ठीक है, मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, यहां पर आपसे गलती होगी, आपने मूर्खता कर लिया, ये प्रश्न ने आपको मूर्ख बना दिया। ठीक है, क्या होगा, बुरे का बुरा से साथ होना, संग होना, उसे कहा जाता है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, यानी एक तो बर्बाद था ही, दूसरा मिलके और बर्बाद हो जाओ, ये इस तरह का टारगेट निकल के आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला पढ़िए दोस्तों, क्या रखना है, खेत रहना। आपको पता होगा दोस्तों खेत रहना का तात्पर्य क्या होता है, बहुत अच्छा इसका मीनिंग है दोस्तों। मैं कई बार पहले मैं जब पढ़ता था ना, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था, सोचता था कि कहीं ये मिसप्रिंट तो नहीं है, लेकिन बाद में पता चला मिसप्रिंट नहीं है, ये सही लिखा है। खेत रहना का तात्पर्य होता है दोस्तों शहीद हो जाना। ठीक है, शहीद हो जाना। ठीक है, याद रखिएगा, शहीद हो जाना। अब इससे मिलता जुलता देखिए क्या है, संपत्ति का बचा रह जाना नहीं, इज्जत बच जाना नहीं, वीरगति को प्राप्त हो जाना या शहीद हो जाना, यह कहलाता है। शत्रु का मुकाबला होना नहीं। याद रखेगा ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ आया ना, चलो इसको याद रखेगा, खेत रहना मुहावरे का यही अर्थ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, जो वाक्य शुद्ध है दोस्तों वो आपको पता करना है, जो शुद्ध है वो बताना है, बाकी 3 तो अशुद्ध होंगे। एक बकरी, 2 भेड़ और कई गाय चर रही थी। अच्छा, कई गाय चर रही थी, कई गाय जब बोले दोस्तों तो गाय कहां बोले, जब कई है तो इसके आते आप इसको बहुवचन बनाओ ना, इसको क्या बनाओगे, इसको बहुवचन बनाना
लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर भी लिखा एक बकरी, दो भेड़े और कई गाय चर रही थी, तो याद रखेगा यहां भी वही गलती कर दिया, ठीक है, यहां भी वही गलती कर दिया, सिर्फ बहुवचन बनाना, यानी एक बकरी, दो भेड़े तथा कई गायें चर रही थी, ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कई के बाद दोस्तों यहां बहुवचन तो लगाएगा ना, याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, आपको पढ़ाया गया वचन, सिर्फ पढ़ने की बात नहीं होती, आपको लगाना भी पड़ेगा, तभी जाकर आप उत्तर सही कर पाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए दोस्तों, आगे पढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं। दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक परसर्गों को हटा करके सही वाक्य छांटिए, ठीक है। और क्या लिख रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, सही वाक्य छांटना, और आपके सामने एक दे भी रहा है, वहीं से तो परसर्ग आपको हटाना, ये परसर्ग यहीं से हटाना है। वह छत पर से नीचे गिर पड़ा, वह छत पर से नीचे गिर पड़ा, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, नीचे को गिर पड़ा, ये तो नहीं होना चाहिए। वह छत से नीचे गिर पड़ा, यह हो सकता है। वह छत से नीचे को गिर पड़ा, नहीं। वह छत पर नीचे गिर पड़ा, नहीं, ठीक है। तो बचा क्या दोस्तों, बचा आपका ऑप्शन नंबर 2, तो याद रखेगा दोस्तों ये सही हो जाएगा, वह छत से नीचे गिर पड़ा। वैसे ज्यादातर बच्चों ने इसका जवाब सही दिया था, आसान भी है, ऐसे चीजों का जवाब तो सही देना ही चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आ जाइए दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। कह रहा सुख दुख के बीच में लगने वाला चिन्ह क्या है, मैंने कई बार आपको पढ़ाया दोस्तों, यह योजक चिन्ह है, और कुछ नहीं दोस्तों, यह आपका योजक चिन्ह है। खास करके योजक चिन्हों का इस्तेमाल दोस्तों, अगर आप समास की बात करेंगे, समास की बात करेंगे तो समास में आपने पढ़ा होगा द्वंद्व समास के बारे में, ठीक है। द्वंद्व समास में अक्सर करके इस तरह की योजक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या फिर और इसके अलावा दोस्तों यहां पर मुख्य रूप से किया जाता है, तो यहां याद रखेगा योजक चिन्ह ये हो जाएगा, ठीक है। निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, अपूर्ण विराम, ये गलत है। अपूर्ण विराम नाम का कोई चीज नहीं होता है, पूर्ण विराम होता है, ठीक है, या अर्ध विराम होता है, या फिर उप विराम होता है। अपूर्ण विराम नाम का कोई चीज नहीं होता, आपको परेशान करने के लिए दिया है, तो याद रखेगा। फिलहाल तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। चलिए बदल देते हैं, क्या करना है, तुम बाहर गए और वह रोने लगा, तुम बाहर गए और वह, और लगा है, इसका मतलब क्या दोस्तों, यह वाक्य कैसा दोस्तों, यह आपका संयुक्त वाक्य, ठीक है। अब देखिए अगर इसको बदलना है, आपको क्या करना दोस्तों, अगर इसको बदलना है तो याद रखिएगा, बदलने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, वह बाहर गया और तुम बाहर गए और वह रोने लगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या कर सकते हैं इसका, तुम बाहर गए और वह रोने लगा, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ज्यों ही तुम बाहर गए वैसे ही वह रोने लगा, तो ज्यों जैसे ये सब तो नहीं लगेगा यहां फिलहाल, तो ये तो आपका गलत ऑप्शन है, ठीक है। जैसे ही बता दिया, ज्यों जैसे नहीं लगेगा, बात खत्म है, ठीक है। तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा, ठीक है। बाहर जाते हुए थोड़े नहीं, ये बाहर शब्द गलत लिख रहा है दोस्तों, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा, ये आपका सही हो सकता है। ये प्रकार देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था लेकिन उतना भी नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़ लेते हैं। करा गोबर गणेश यह किस प्रकार के समास का उदाहरण है, ठीक है। देखिए गोबर गणेश किसे कहा जाता है, ठीक है, जैसे कहा जाता है ना गोबर गणेश, गोबर गणेश दोस्तों कहते किसे हैं, याद रखेगा, गोबर गणेश कहा जाता है जो एकदम गधा व्यक्ति हो, जो पढ़ने लिखने में क्या हो, कमजोर हो, जिसको कुछ आता जाता न हो, उसे कहा जाता है गोबर गणेश, ठीक है। अब गोबर गणेश क्या दोस्तों, करा संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। देखिए ये जो है दोस्तों, ये है तो तत्पुरुष के अंतर्गत। अब तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष ये बताना है, तो ये देखिए संबंध हमेशा बताता है कि किससे संबंध बताता है, जिसको कुछ आता जाता नहीं है उसके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखेगा यहां पर हो जाएगा गोबर गणेश, यानी गोबर से निर्मित गणेश, ठीक है। संबंध तत्पुरुष यहां पर हो जाएगा, ठीक है, गोबर से निर्मित गणेश, ठीक है। रोगग्रस्त में कौन सा समास है, रोगग्रस्त, ये तो आपको पढ़ाया गया है। देखिए रोगग्रस्त में बहुब्रीहि समास तो हो नहीं सकता, द्विगु यानी संख्यावाची भी नहीं हो सकता, और कर्मधारय भी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी तरह का जो है जैसे तारीफ वगैरह की बातें नहीं है, मैंने जो आपको सिखाया है। तो यहां पर आ जाएगा क्या, आपका तत्पुरुष समास आ जाएगा। रोगग्रस्त में समास कौन सा है, तत्पुरुष समास। अगर आपने किया होगा तो आपका उत्तर सही होगा, अन्यथा आपका उत्तर क्या होगा, गलत उत्तर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगोर्म में संधि कौन सी है, गंगोर्म में दोस्तों कौन सी संधि है, सिंपल सा यार, इसमें कठिन कुछ नहीं। आइए विच्छेद भी करके दिखाता हूं, संधि बताता हूं। पहला है गंगा, दूसरा है ऊर्मी, गंगा धन ऊर्मी बराबर क्या हो जाता है, गंगोर्मी हो जाता है, ठीक है, गंगोर्मी हो जाता है, ठीक है। गांगोर्मी नहीं होता दोस्तों, गंगोर्मी होता है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। गंगो होता है, गंगोर्मी ऐसे होता है, यहां गांगो लिखा है, इसको आप, ये मिसप्रिंट है आपके लिए, इसको जो है आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा संधि कौन सी हो जाएगी, क्योंकि मात्रा ओ की जा रही दोस्तों, तो याद रखेगा संधि यहां पर आ जाता है
गुण संधि। कौन सी संधि आ जाएगी? गुण संधि हो जाएगी, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहां पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा। आया समझ में ना? चलो आगे देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। लिख रहा है वीरोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। वीरोचित, आओ करते हैं। वीरोचित का संधि विच्छेद क्या होगा? वीर धन उचित, वीर धन उचित बराबर क्या हो जाता है? वीरोचित हो जाता है। और यहां पर ही मात्रा ओ का आ रहा है, और जहां पर मात्रा ओ का होता है वहां पर संधि कौन सी होती है? गुण संधि। अच्छा, यहां पर आपसे संधि नहीं पूछा, आपसे पूछा वीरोचित का संधि विच्छेद, तो ऑप्शन नंबर 1 कर लीजिएगा। वीर धन उचित बराबर क्या हो जाएगा? वीरोचित हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है आप निकाल लीजिए, अरुण धन ईमा, अरुण धन ईमा, ठीक है, बराबर अरुणिमा हो जाता है। तो यहां पर ईमा प्रत्यय है। और याद रखिएगा दोस्तों, प्रत्यय जो होता है यह हमेशा अंत में लगता है, यह शब्द के अंत में हमेशा लगता है प्रत्यय, इसको भी याद रखिएगा। तो यहां पर आपका ईमा या आपका सही हो जाएगा। जिन बच्चों ने किया उनका जवाब सही है, बाकी लोगों का जवाब हो जाएगा गलत, ठीक है। आगे पढ़िए दोस्तों। लिख रहा है दुरावस्था में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। दुरावस्था में दोस्तों, तो आप अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा दूर धन अवस्था, हलंत लगा रहेगा, दूर धन अवस्था बराबर क्या हो जाएगा? दुरावस्था हो जाएगा। इस प्रकार उपसर्ग हमेशा हलंत लगा हुआ देखेगा। यहां हलंत नहीं लगा तो लगा लीजिए, क्योंकि बिना हलंत का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। दूर धन अवस्था, ये आधा र होता है या अ होता है, यही तो जाके जब इससे मिलता है तब यह पूरा र बन जाता है, दुरावस्था हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हलंत लगा लीजिएगा। नहीं, देखिए कहीं गलत लिखा है तो बहादुरी इस बात की है कि हम उस गलत को सही करके सही चीजें याद रखें। उसका मतलब थोड़े है कि कहीं गलत लिखा कर हम क्वेश्चन ना करें, नहीं 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 क्वेश्चन गलत लिखा हम इसको नहीं करेंगे, ऐसा थोड़े होता है यार। क्या होना चाहिए? जो सही है आप उसको आधार पे कर लीजिए, ठीक है। तो इसको हमने सुधार दिया। तो याद रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। दुरावस्था में दुर नाम का उपसर्ग लगा होता है, इसको याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़ लेते हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, उत्तर दीजिए। कह रहा है जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जैसे मैं कहूं कि राम सो रहा है या राम खाना खा रहा है, ठीक है। तो जो क्रिया अभी हो रही है उसको क्या कहेंगे दोस्तों? वो है तो वर्तमान काल का, ठीक है तो वर्तमान काल का, लेकिन अभी चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। मैं आपसे कहूं कि राम सो रहा है, राम खाना खा रहा है, राम गाना गा रहा है, यह अपूर्ण वर्तमान काल है। अभी गा ही रहा है, गाना बंद नहीं किया, गाना खत्म नहीं किया, गा ही रहा है, खाई रहा है, खाई रहा है, सोई रहा है, ठीक है। तो याद रखेगा यहां अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिख रहा है दोस्तों, राम सो रहा है, अभी बोला मैंने, आ गया। राम सो रहा है कौन सी क्रिया है? अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया कब होती है? जैसे जब पूछता आपसे, जैसे सोना का सुलाना और सुलवाना, तो ऐसे होता तब जाकर होता वहां प्रेरणार्थक, तो प्रेरणार्थक तो नहीं होगा। ये देखिए सोना, ये अकर्मक क्रिया, कोई अच्छा काम थोड़े, ठीक है, वो कोई कर नहीं, तो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखा जाता दोस्तों। ये सोना क्या दोस्तों? ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है सोना, ठीक है। सकर्मक और अकर्मक दो तरह की क्रियाएं होती हैं, याद रखिएगा। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या है? आप कभी क्या लगा के प्रश्न करो, क्या लगा, देखिए दो शब्द होते, या तो आप कभी किसी प्रश्न में क्या लगा दो या प्रश्न में किसको लगा दो, आपको पता चल जाएगा कौन सकर्मक है कौन अकर्मक है, ठीक है। ये तरीका होता है क्या और किसको लगाने पर, ठीक है। ये दोनों का उत्तर मिल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर याद रखिएगा, अगर क्रिया सकर्मक होगा तब आपको उत्तर मिलेगा, और अगर न मिले तो जान लीजिए क्रिया अकर्मक है, ठीक है। तो क्या सो रहा है, क्या सो रहा है बताइए? तो राम सो रहा है, ठीक है, राम सो रहा है। तो याद रखिए किसको सो रहा है, तो मतलब यहां कोई खास, मतलब ये बैठ ही नहीं रहा वहां पे, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। क्या सो रहा है थोड़े नहीं, राम सो रहा है ना, तो करता है ना। तो याद रखिए दोस्तों ये तरीका होता है, ठीक है। कारण निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? याद रखिएगा परिमाणवाचक कहां पे आता है दोस्तों? जहां पर किसी चीज के नापतोल की बात आती है। क्या आती है दोस्तों? जहां पे नापतोल की बात आती है। कह रहा इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तौलने वाली क्या बात है दोस्तों? ये तौलने वाली बात है, ठीक है। और कैसा है? अनिश्चित है, ठीक है, निश्चित नहीं है। 5 किलो 10 किलो
20 किलो 50 किलो नहीं है। क्या लिखा है दोस्तों, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। कितना, बहुत ओले पड़े, तो इसीलिए कहा गया दोस्तों ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। याद रखिएगा ये पहला वाला वाक्य सही हो जाएगा, क्योंकि और किसी में परिमाणवाचक विशेषण दे ही नहीं रहा है। ठीक है, यहां पर सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही परिमाणवाचक विशेषण दे रहा है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, कह सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, सिर्फ आपको इतना बताना है। जैसे संज्ञा के भेद आपसे परीक्षा में पूछता है, उसी तरह से दोस्तों क्या पूछा आपसे, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए सर्वनाम के भेद बताने के साथ साथ दोस्तों आप ये भी बताइए भेद होते कौन कौन से, क्योंकि मान लीजिए इसमें से बहुत सारे बच्चों ने उत्तर बता दिया लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए आइए नोट करते हैं दोस्तों, यहां पर नोट करिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, सिंपल है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, और बताइए दोस्तों पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, और बताइए एक एक चीजें पढ़ते जाइए। ठीक है, अब जैसे निश्चय बनाया, तरीका सीखिए, पहले पुरुष लिया फिर निश्चय लिया, अब इसी निश्चय में अ लगा दिया तो क्या बन गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, याद रखिएगा पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे, फिर आपका बनेगा संबंधवाचक, क्या बनेगा, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और अंतिम में पकड़ लीजिए निजवाचक सर्वनाम। क्या पकड़िए, निजवाचक। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, निजवाचक पुरुषवाचक को एक समझ लेते हैं, एक नहीं है। याद रखेगा इस प्रकार यहां पर सर्वनाम के कुल कितने भेद माने गए हैं, कुल 6 भेद माने गए। 6 भेद आप याद रखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कभी कभी कारक पूछता है, तो कारक के कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों, कारक के कुल 8 भेद होते हैं, जो मैंने पिछली कक्षाओं में आपको पढ़ाया है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से वाला, ठीक है, संप्रदान, अधिकरण, अपादान, ठीक है, संबंध और ये चीजें, ठीक है, संबोधन, ये सारी चीजें याद रखेगा। ठीक है, और संज्ञा पूछ दे दोस्तों, मान लीजिए सर्वनाम पूछा, मान लीजिए आपसे संज्ञा पूछ दे कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइएगा संज्ञा 5 प्रकार के और सर्वनाम 6 प्रकार के। कारक दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। ये सभी बातें आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, आगे लिखा दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। ठीक है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। ठीक है, सबसे कम योग्यता रखता है। इस प्रश्न को दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। ठीक है, लेकिन स्टार लगा लीजिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, याद रखिएगा यहां पर दोस्तों जो राम शब्द दे रहा है इसकी योग्यता क्या है, इस कारक की योग्यता सबसे कम है, सबसे कम। अब आपके दिमाग में आएगा सर कैसे कम है, तो याद रखिएगा कम इसलिए है क्योंकि दशरथ के पुत्र कौन है, राम ही है। तो जब एक बार लिख ही दिया कि दशरथ के पुत्र, तो आपका तात्पर्य क्या होगा, राम ना लिखता तो ये भी तो बोल सकता था कि दशरथ के पुत्र ने रावण को मारा, बोल सकता था कि नहीं। यहां राम की जरूरत थी क्या, राम की जरूरत थी क्या, तो याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप यहां दशरथ हटाते तो पुत्र तो रहता ही रहता, पुत्र हटाते तो दशरथ रहता, तो काम नहीं बन पाता। इस शब्द को एलिमिनेट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसकी जरूरत थी। इसके ना रहने पे भी यह वाक्य यही अर्थ देता जो अभी अर्थ दे रहा है। जैसे क्या लिखा, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, या अगर हम राम को छिपा दे तो दशरथ के पुत्र ने रावण को मारा, तो भी तो आपका अर्थ वही निकल रहा है। तो याद रखिएगा सबसे कम जो यहां पर योग्यता रखता है वो राम है। समझ गए ना। और गलती कैसे किया आप, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आगे से ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में इन्हीं सब बातों का तो ध्यान देना है। और बाकी हम लोग इस तरह के टेस्ट क्यों चला रहे हैं, ये टेस्ट इसीलिए दे रहे हैं कि आपके मन का हेजिटेशन बाहर हो, दूर जाए। आप परीक्षा से डरिए मत, आप प्रश्नों से मत डरिए। ठीक है, आपको मेहनत से पढ़ने और तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। कर आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। ठीक है, ये रेखांकित है, ये कह रहा है लाल नजर आता है दोस्तों, सॉरी क्षण, ये क्षण क्या है, ये क्षण का है, ये सदैव एक वचन है, बहुवचन है। अब देखिए क्षण का क्षणों तो होता नहीं है, क्षण हमेशा क्षण ही रहता है। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाता है, एक वचन, ये एक वचन होता है, ये एक वचन है। ठीक है, तो याद रखेगा आने वाला क्षण हमेशा लाल नजर आता है। तो याद रखे दोस्तों यहां पर जो क्षण है ये क्या आ जाता है दोस्तों, ये आपका एक वचन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, जो पुल्लिंग शब्द है दोस्तों उसके बारे में बताना है, बता देते हैं।
पुल्लिंग पहचानने का तरीका क्या है, किसी विशेषण शब्द का इस्तेमाल करिए, ठीक है, जैसे अच्छा अच्छी, अच्छा अच्छी, इस तरह का विशेषण शब्द आप लगा करके पता कर सकते हैं, ठीक है। तो दया आप सभी 50 बार मैंने आपको पढ़ा है कि दया आपका स्त्रीलिंग है। माया क्या है दोस्तों, माया में लोग डूब जाते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग है। भाषा अच्छी होती है भी स्त्रीलिंग है। आभार आपका पुल्लिंग है, आभार क्या है, यह पुल्लिंग शब्द है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। संज्ञा की द्विरुक्ति, ध्यान से पढ़िए, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो बीच में कौन सा योजक चिन्ह होता है। कई लोग परेशान होंगे सर संज्ञा की द्विरुक्ति होगी कैसे। संज्ञा की द्विरुक्ति, द्विरुक्ति का तात्पर्य कुछ नहीं दोस्तों, द्विरुक्ति का तात्पर्य है किसी चीज का बार बार आना, ठीक है। जैसे मैं कह दूं लाभ हानि, ये संज्ञा है लाभ हानि, ठीक है। तो जब यहां पर द्विरुक्ति होती है तो बीच में चिन्ह कौन सा आता है दोस्तों, यही तो है योजक चिन्ह। क्या है, योजक चिन्ह। 2 दिन से पढ़ रहे हो समझ में नहीं आ रहा, तो याद रखेगा यहां पर योजक चिन्ह का इस्तेमाल होते हैं। कोई भी द्विरुक्ति हो, जैसे आपने कहा मेरा दिल बाग बाग हो गया, ठीक है, तो बाग बाग क्या है, जैसे मैंने कहा धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, जैसे मैंने कहा साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, तो साथ साथ क्या हो गया, तो ये सब द्विरुक्ति हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अवगाहन शब्द का समानार्थी, ध्यान से पढ़िए और बताइए अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। क्या शब्द लिखा है दोस्तों, अवगाहन, ठीक है। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, अवगाहन का समानार्थी, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा, ठीक है। अवगाहन का देखिए तात्पर्य होता है छानबीन करना। क्या होता है दोस्तों, छानबीन, या फिर क्या होता है, जांच का विषय, जांच करना, ठीक है, याद रखेगा ये होता अवगाहन। तो याद रखेगा दोस्तों यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 4 ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यही इसका समानार्थी हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्वागत करने को आप क्या कर सकते हैं, स्वागत करने का एक समानार्थी ले सकते हो, किसी का अभिनंदन करना, किसी का अभिनंदन करना, स्वागत करना, ठीक है, तो उसे कहा जाता है, ठीक है। आना जाना ये अलग चीज है, जाना मतलब प्रस्थान करना, और आसन का क्या कर सकते हैं दोस्तों, आसन का, आसन है ना, पदासन। अब देखिए कैसा आसन है, मुझे नहीं जानकारी इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा शब्द युग्म दे रहा दोस्तों, यदा कदा। यदा कदा का सही अर्थ आपको निकालना है क्या है, ठीक है, यदा और एक दिया है कदा, यदा कदा। तो याद रखिएगा क से कब होता है, मैंने आपको पढ़ाया था क से कब, याद रखेगा। अब यहीं से मिला लीजिएगा, यहां देखिए तब दिया है, यहां तब दिया है, यहां जब दिया है, कब एक ही जगह दिया है, आपका यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले मैं भी इसमें कंफ्यूज होता था, बाद में मैंने इसमें ट्रिक ढूंढा तो मुझे नजर आ गया, क से कदा, क से कब, इसको पकड़ लीजिए तो कदा कब पकड़ लेंगे तो जब अपने आप मिल जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। एक तरफ लिखा अज और दूसरी तरफ लिखा अजन्मा, ठीक है, अजन्मा, ठीक है। तो अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ क्या दोस्तों, अज। अज माने क्या होता है दोस्तों, अज कहा जाता है, अज अज अजन्मा को कहा जाता है। और अज किसे कहा जाता है दोस्तों, अज याद रखेगा आपके ब्रह्मा को भी कहा जाता है, ब्रह्मा को भी कहा जाता है। अज याद रखेगा ईश्वर को भी कहा जाता है, ठीक है। यहां आपके ऑप्शन में ईश्वर मौजूद दिया दोस्तों, याद रखेगा आजन्म मत बोलिएगा, ठीक है, अजन्मा बोलिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ईश्वर आपका जो दिख रहा है दोस्तों, याद रखेगा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि ईश्वर का ना तो जन्म होता है ना तो मृत्यु होता है, ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये चीजें यहां पर रखी गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। कह रहा समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। समुद्र में लगने वाली आग, जो आग समुद्र में लगती है उसे कहा जाता है बड़वाग्नि, ठीक है, याद रखेगा। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। पेट में लगने वाली आग को, पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, याद रखेगा दावाग्नि कहते हैं। दावानल का नाम सुना होगा, दावानल से याद रखेगा दावाग्नि, ठीक है, और ये आप याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए वनाग्नि नहीं दोस्तों, वो चीजें अलग है, तो यहां पे आपका एक हो जाएगा ऑप्शन सही। करा सिर से पैर तक, सिर से पैर तक को क्या कहा जाता है दोस्तों, सिर से पैर तक को कहा जाता है आपाद मस्तक। क्या कहा जाता है, पाद मस्तक नहीं दोस्तों, आपाद मस्तक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ये छोटे छोटे सवाल हैं, ज्यादा कठिन नहीं, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों, करा प्राची का पर्यायवाची क्या होता है। प्राची का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, प्राची कहा जाता है पूर्व को। किसे कहा जाता है, प्राची कहा जाता है पूर्व को। प्राचीन का विलोम पूछता है दोस्तों, तो प्राचीन का विलोम आधुनिक होता है। क्या होता है, आधुनिक होता है। जैसे प्राचीन इतिहास वैसे आधुनिक इतिहास, ठीक है। प्रकृति अलग होता है दोस्तों, प्रकृति नहीं होता, प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक पूछता तो कृत्रिम कर लेते, ठीक है, वो अलग चीज हो जाता है, ठीक है। तो यहां याद रखेगा ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए,
आगे लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चित, निश्चित का पर्यायवाची नहीं है। निश्चित का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा नहीं है बताना, ठीक है। तो लिख रहा है निश्चित का तात्पर्य क्या दोस्तों होता है दोस्तों, निश्चित माने रात्रि होता है, निश्चित माने रजनी होता है, निश्चित माने निशा होता है, लेकिन निश्चित माने तम नहीं होता। क्यों? क्योंकि तम का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, तम का तात्पर्य अंधेरा होता है, और कई बार लोग क्या करते हैं अंधेरा को रात समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। याद रखेगा तम का तात्पर्य क्या होता है, अंधेरा होता है, अंधेरा रात नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे उजाला को दिन नहीं कहा जाता है, उजाला के पर्यायवाची अलग होते हैं, दिन के पर्यायवाची अलग होते हैं, उसी प्रकार रात अलग है और अंधेरा अलग है। अंधेरा को अंधकार कहिए, अंधेरा कहिए, ठीक है, तम कहिए, ये सारी चीजें आप वहां पे आता है, ठीक है, तमिस्त्रा कहिए, ठीक है, अंधियारा कहिए, तिमिर कहिए, ये सब इसके नाम आते हैं, ठीक है, लेकिन आपका इसका अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, ठीक है, तो ये तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाता है, अज्ञ, ठीक है। देखिए अज्ञ का विलोम दो प्रकार से होता है, अज्ञ का विलोम विज्ञ भी होता है, विज्ञ, अज्ञ का विलोम विज्ञ भी होता है, और वही होता है अभिज्ञ, ठीक है। अभिज्ञ माने, ठीक है, याद रखेगा अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अज्ञ होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, गलती मत करिएगा, ठीक है। तो याद रखेगा अगर सीधे सीधे अभिज्ञ भी देता है ना, तो अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अनभिज्ञ भी होता है, और अनभिज्ञ का तात्पर्य अज्ञ से है, जो कुछ नहीं जानता उसे यह कहा जाता है, ठीक है। करेक्ट, कौन सा शब्द इसमें तद्भव है, कौन सा तद्भव है दोस्तों ये बताना, ठीक है। तो यहां पर पैर दोस्तों याद रखेगा ये तद्भव हो जाएगा, क्योंकि जब पैर का आप तत्सम पता करेंगे तो इसका तत्सम हो जाता है पाद, और पाद शब्द क्या दोस्तों, पाद हो जाता है, ये शब्द क्या हो जाता है, ये आपका तत्सम हो जाता है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। बाकी नर्क, पाणी और चंद्र ये क्या हो जाएंगे, आपका ऑलरेडी जो दिया जा रहा है दोस्तों ये आपका तत्सम है, ठीक है। नर्क का नरक होता है, अगर आप उसका देखेंगे तद्भव तो नर्क का नरक हो जाएगा, पाणी का पानी हो जाता है दोस्तों, ठीक है, और चंद्र का चांद हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गोधूम, गोधूम का तत्सम तद्भव है, गोधूम का तद्भव क्या दोस्तों, गोधूम कहा जाता है गेहूं को, किसे कहा जाता है, गोधूम, याद रखेगा, बहुत लोग गड़बड़ी करते हैं यहां पर, गोधूम किसे कहा जाता है, गोधूम कहा जाता है गेहूं को, ठीक है। इसके अलावा एक और देता गोमय, गोमय कहा जाता है दोस्तों गोबर को, गोमय किसे कहा जाता है, ये गोबर को कहा जाता है, ठीक है। और एक देता गो, गो या गौ, गौ कहा जाता है दोस्तों गाय को, ठीक है। तो ये सभी बातें आप याद रखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के सवाल आपसे परीक्षा में देते रहता है, तो उन चीजों को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा पंकज, जलज, याद रखेगा पंकज, आपको पता होगा दोस्तों पंकज कहा जाता है कमल को, जलज कहा जाता है कमल को, और याद रखेगा मैंने बताया था जब कहीं तीसरे पद का बोध हो जाए तो वहां पर क्या होता है, योग रूढ़ होता है। मैंने आपको कहानी बताया था कि कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पर्यायवाची की पहचान करना है। याद रखेगा जितने भी पर्यायवाची होते हैं ये आपके योग रूढ़ कहे जाते हैं, ठीक है। या मैंने आपको यह भी बताया था दोस्तों कि बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण होते हैं, बहुब्रीहि समास होते जो, वो आपका क्या होता है दोस्तों, वो हमेशा हमेशा आपका योग रूढ़ का उदाहरण माना जाता है, किसका, योग रूढ़ का उदाहरण माना जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। करा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताना है, पारलौकिक, पारलौकिक तो सही लिखा है, निश्चेष्ट, निश्चेष्ट ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, निश्चेष्ट ये आपका गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा जाता है, दुधर्ष, ठीक है, और आशीर्वाद, ठीक है, ये सब सही लिखे हैं दोस्तों। यहां पर निश्चेष्ट आप कर लीजिएगा, निश्चेष्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो बाकी सब चीजें सही हैं दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्धविवृत स्वर हैं, सीधे सीधे बताना अर्धविवृत स्वर कौन से होते हैं, तो याद रखेगा अर्धविवृत स्वरों के अंतर्गत आता है अ, क्या आता है दोस्तों, अ आता है, इसको याद रखेगा, यह अर्धविवृत स्वरों का उदाहरण है, ठीक है। याद रखेगा इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था अ पढ़ा था, अ पढ़ा था, अ पढ़ा था, ठीक है। ये क्या कराते हैं दोस्तों, ये सभी अर्धविवृत स्वरों के उदाहरण होते हैं। और एक जो आगत स्वर है जो अलग से आके जुड़ गया था, जो ये वाला होता है जिसका प्रयोग कॉलेज, कॉफी, टॉफी इन सब में किया जाता है, वो इसमें हो जाता है, ठीक है। और अगर इसी का आप छोटा भाई ले लेंगे दोस्तों, जैसे ए हो गया, जैसे ओ हो गया, ठीक है, तो याद रखिएगा ए और ओ ये तो कहां रखा जाता है दोस्तों, ये रखा जाता है अर्धविवृत में रखा जाता है, किसमें, अर्धविवृत में रखा जाता है। उसी प्रकार ये जो ए और ओ हैं इनको अर्धसंवृत में रखा जाता है, किसमें रखा जाता है, इनको अर्धसंवृत कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, ठीक है। और इसके अलावा
जो बड़ा वाला आ होता है, ठीक है, अगर मैं यहां पे दोस्तों खाली आ लिख दूं, क्या लिख दूं, खाली आ लिख दूं, तो याद रखिएगा अगर आपने कहीं पर खाली आ देखा तो इनको विवृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको विवृत कहा जाता है, विवृत, ठीक है, खाली आ को विवृत कहा जाता है। और समृद्ध किसे कहा जाता है भाई, कहीं पर आपने ई पढ़ लिया, बड़ी ई पढ़ लिया, ऊ पढ़ लिया या फिर बड़ा ऊ पढ़ लिया, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है समृद्ध स्वर। क्या कहा जाता है, समृद्ध स्वर कहा जाता है, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा। हो सकता हो कुछ आपसे परीक्षा में पूछ दे, लेकिन जो कुछ भी आएगा अगर यहां से पूछा जाएगा तो इसी में से पूछा जाएगा। एकदम आप अच्छे से देख लीजिए, ध्यान दीजिए, और ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली कह रहा है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, कौन सी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और मगही, ठीक है। पूर्वी हिंदी लिख रहा है दोस्तों, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों कौन सी नहीं आती है, तो पहले कौन सी आती है आपको ये पता हो जाए, ठीक है। तो आइए मैं आपको बता देता हूं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली है जो आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों याद रखेगा अवधी बोली जाती है, पूर्वी हिंदी के अंदर दोस्तों बघेली बोली जाती है, और पूर्वी बोली अंतर्गत दोस्तों ये आपका छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, ठीक है, क्या, छत्तीसगढ़ी। ये तीन चीजें दोस्तों याद रखेगा, ये पूर्वी बोली के अंतर्गत दोस्तों ये बोली जाती है। और आपसे पूछा है क्या नहीं बोला जाता, ठीक है, क्या नहीं बोला जाता दोस्तों, तो याद रखेगा जो आपका मगही दे रहा दोस्तों, ये मगही को नहीं रखा जाता, इसको याद रखेगा, ठीक है। यहीं पर अगर आपका देते हो दोस्तों पश्चिमी हिंदी, ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी में जो पश्चिम की तरफ है उसको बोला जाता है, ठीक है। और बिहारी हिंदी में ये मगही कहां आ जाएगा दोस्तों, मगही को बिहारी के अंतर्गत रखा जाता है, याद रखेगा, मगही को बिहारी के अंतर्गत रखा है। बिहारी के अंतर्गत इसको भी रखा जाता है, बिहारी के अंतर्गत दोस्तों मैथिली को भी रखा जाता है, इसको भी याद रखेगा, चाहे मगही दे दिया, चाहे मैथिली दे दिया, चाहे आपका एक भोजपुरी बोली है, इसको भी बिहारी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप याद रखेगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों ये सेशन होता है यही समाप्त। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।